जय हिंद दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है एक क्वेश्चन की श्रृंखला चला रहे हैं, उसी के क्रम में आगे की ये श्रृंखला मैं आपके साथ लेकर के आया हूं और इसमें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का ये कलेक्शन है। एक बार आप इसको देखिएगा जरूर, आपको खुद अपने आप में पता चलेगा कि हाँ वाकई इन क्वेश्चनों में दम है। आप विभिन्न एग्जामों की आप प्रिपरेशन करते हैं कि चाहे आप यूपीएसआई की कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की कर रहे हो, या जूनियर जो शिक्षक भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हो, या सुपर टेट की कर रहे हो, आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। क्योंकि आप लोगों को पता है जीएस का हर जगह पार्टिसिपेशन होता है और बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके साथ लेके आया हूं। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़िए और उन लोगों को भी मोटिवेट करिए कि हाँ वो लोग भी अपने और दोस्तों को जोड़ें। इससे क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और वो लोगों को के पास भी मटेरियल पहुँचेगा तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज फिर से प्रारंभ कर रहा हूं अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन आपके साथ मैंने लिया है, वो पहला क्वेश्चन है टेलर घाटी कहां अवस्थित है। टेलर घाटी कहां अवस्थित है? तो दोस्तों ध्यान दें, टेलर घाटी कहां अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, कनाडा में या चाइना में? तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। टेलर घाटी कहां अवस्थित है? तो टेलर घाटी जो अवस्थित है दोस्तों, वो अवस्थित है अंटार्कटिका के अंदर। कहां पर अवस्थित है? अंटार्कटिका में टेलर घाटी अवस्थित है। अच्छा, कुछ घाटियां और बता देता हूं इसी तरह से, जैसे पंजशीर घाटी, जिसको आप लोगों ने करंट में देखा होगा, काफी फेमस रहा। पंजशीर घाटी कहां है? अफगानिस्तान के अंदर है। कहां पर है? अफगानिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह से राजाओं की घाटी है। राजाओं की घाटी, राजाओं की घाटी, तो राजाओं की घाटी कहाँ है दोस्तों? यह मिस्र में पाई जाती है। कहाँ पर है? मिस्र में है। चुंबी घाटी, चुंबी घाटी ये कहाँ है? ये सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पर है? सिक्किम में है चुंबी घाटी, सिक्किम में चुंबी घाटी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी घाटियां पाई जाती हैं। देखिएगा, ये तो आंसर टेलर घाटी का अंटार्कटिका हो गया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन सी घाटी पाई जाती हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कंगारू घाटी है, कंगारू घाटी, ठीक है, शिकारी घाटी, शिकारी घाटी, ये सब न्यू साउथ वेल्स के अंदर स्थित हैं। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, वहां पर पाया जाता है। कंगारू घाटी है, शिकारी घाटी है। एक है किंग घाटी। कौन सी घाटी है? किंग घाटी। किंग घाटी ये किंग नदी पर है। किस नदी पर के द्वारा बनाया गया है? किंग नदी के द्वारा बनाया गया। किंग नदी के द्वारा ये निर्मित है। और ये क्यों फेमस है? शराब के लिए बहुत फेमस है। शराब उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। शराब उत्पादन के लिए ये घाटी बहुत फेमस है। कौन सी घाटी है? किंग घाटी है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। अगला एक और है कापर्टी घाटी, ऑस्ट्रेलिया में ही है। कापर्टी घाटी, कापर्टी घाटी, कापर्टी घाटी, जो ये महत्वपूर्ण पक्षियों के लिए फेमस है। महत्वपूर्ण पक्षियों के लिए फेमस है दोस्तों, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पक्षियों के लिए फेमस है। कौन सी घाटी? कापर्टी घाटी। और एक और घाटी है जिसको कहा जाता है बोलन घाटी। क्या बोलते हैं उसको? बोलन घाटी, बोलन, हाँ ठीक है, बोलगन घाटी, बोलगन घाटी, ये भी नदी पर ही अवस्थित है। तो देखिएगा, महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी घाटी आपने देखा? कंगारू घाटी, शिकारी घाटी, किंग घाटी और कपर्टी घाटी, और क्या है? बोलगन घाटी। ये कहां पर आपको मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर आप देखें कनाडा के अंदर, कनाडा में एक है हम्बर घाटी। कौन सी घाटी है? हम्बर घाटी। कहां पर है? कनाडा के अंदर हम्बर घाटी है दोस्तों। और दूसरी जो महत्वपूर्ण घाटी एक और है, यहाँ पर 10 घाटी, या जिसको कहा जाता है 10 चोटियों की घाटी। क्या बोलते हैं उसको? 10 चोटियों की घाटी, चोटियों की घाटी।
याद रखिएगा। देखिए मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि प्रीवियस एग्जामों में, विभिन्न एग्जामों में ये सब घाटियां, टेलर घाटी, पंजशीर घाटी, राजाओं की घाटी, ये सब विभिन्न एग्जामों में पूछी गई हैं। तो हो सकता है ये ट्रेंड बदले तो कुछ और नया पूछे। तो याद रखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू घाटी है, शिकारी घाटी है, किंग घाटी है, कपर्टी घाटी है, बोलगन घाटी, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन जरूर करेंगे, पेन कॉपी लेकर के बैठे, इसको नोट करते जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कनाडा में कौन सी हम्बर घाटी है, 10 चोटियों की घाटी है। अब देखिए चाइना के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों कि चाइना में कौन कौन सी घाटी हैं, तो चाइना का जो हांगकांग वाला क्षेत्र है, हांगकांग वाला जो क्षेत्र है, हांगकांग वाला क्षेत्र, हांगकांग वाला एरिया, उस एरिया में आपको पहला मिलेगा बटरफ्लाई। ध्यान दीजिएगा, पहला कौन सा मिलेगा, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई घाटी। कौन सी घाटी है, बटरफ्लाई घाटी है। कहां पर, हांगकांग क्षेत्र में। दूसरी आपकी महत्वपूर्ण घाटी है हैप्पी घाटी। कौन सी, हैप्पी घाटी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और चाइना में एक घाटी और है, काले बांसों की घाटी, काले बांसों की घाटी, बांसों की घाटी। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको जरूर एक बार नोट डाउन करेंगे और देखिएगा, पाएंगे कि आपको कुछ अलग दिख रहा है इसमें। टेलर घाटी कहाँ है, आपको पता है अंटार्कटिका में। ऑस्ट्रेलिया में कौन से, कंगारू घाटी, शिकारी घाटी, किंग घाटी, कपर्टी घाटी और बोलगन घाटी है। ठीक है, कनाडा के अंदर कौन कौन से, हम्बर घाटी है और 10 चोटियों की घाटी है। चाइना में आपने देखा बटरफ्लाई घाटी, हैप्पी घाटी, काले बांसों की घाटी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे है ये, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये सबसे है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो ये दोस्तों आप लोगों को शायद इसका आंसर एकदम क्लियर होगा, इसमें कुछ ज्यादा विशेष बताना है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है। कौन सा है, सहारा मरुस्थल। देखिए दोस्तों, सहारा मरुस्थल का जो विस्तार है वो 11 देशों के अंदर है, 11 देशों में पाया जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में है। कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। अफ्रीका महाद्वीप में 11 देशों पर सहारा मरुस्थल का विस्तार है। अब दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा इसका जवाब। 11 देश कौन कौन से हैं उसको आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के दीजिएगा। ठीक है, फिर से बता देता हूं, जो 11 देश हैं जहां पर पाया जाता है सहारा मरुस्थल, कमेंट बॉक्स में इसको जरूर से जरूर आप लोग लिखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करता हूं। ये इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 92 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। किसका, सहारा मरुस्थल का। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के अंदर है। अगर मैं बात करूं इसी के बाद, जैसे आपका अगला है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल के विषय में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो ये लगभग इसका जो विस्तार है 1 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है आपका ये अटाकामा मरुस्थल। अब दोस्तों ध्यान दें, अटाकामा मरुस्थल का जो विस्तार है वो कितने देशों में है, तो 3 देशों में पाया जाता है। कितने देशों में पाया जाता है, 3 देशों में। कौन कौन से देश हैं वो देश है बोत्सवाना है, बोत्सवाना, और नामीबिया है, नामीबिया, और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका है। कौन सा, दक्षिण अफ्रीका है। उष्ण है ये भी। और देखिए अटाकामा मरुस्थल में एक महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन। ध्यान रखेगा, क्या नाम है उसका, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कहां पर, आपका अटाकामा मरुस्थल पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं कालाहारी मरुस्थल की अगर बात करूं तो इसका जो विस्तार है वो 9 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। कितना है, 9 लाख वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार है। किसका, कालाहारी का। कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंटल पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर अवस्थित है। कहां पर, चिली देश में है। कहां पर है, चिली देश के अंदर है। आप देखिएगा दोस्तों, जो चिली देश के अंदर है ये कहां पर पाया जाता है, जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में पाया जाता है, पश्चिम में पाया जाता है।
पश्चिम में। इसको ये भी कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे शुष्कतम पठार है। विश्व का ये सबसे क्या है, शुष्कतम पठार है, शुष्कतम पठार है या शुष्कतम मरुस्थल है। ध्यान दीजिएगा, जो कालाहारी है इसको विश्व का सबसे शुष्कतम पठार या मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद मैं थार मरुस्थल की भी थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लूं। इसका जो विस्तार है थार मरुस्थल का वो 77 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। कितना? 77 लाख वर्ग किलोमीटर पर है इसका विस्तार। किसका? थार मरुस्थल का। कहां पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। भारत, पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन? थार मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, जो ये मरुस्थल है कालाहारी, यहीं पर नाइट्रेट के भंडार भी पाए जाते हैं। नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, नाइट्रेट और तांबा। आप लोगों को पता होगा चिली इसके लिए फेमस है, नाइट्रेट और तांबा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो इसको नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोना लोआ उदाहरण है किस तरह का ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, निर्वपित ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो ध्यान दीजिएगा, मोना लुआ जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो देखिएगा इसमें क्या है, जो ये है ये हवाई द्वीप का एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप किसके अंतर्गत आता है? ये अमेरिका के अंतर्गत आता है हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप की जो राजधानी वो कहाँ है? होनोलुलु है। होनोलुलु इसकी राजधानी है और यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो जो मोना लुआ ज्वालामुखी वो कहाँ पर है? हवाई द्वीप के अंदर पाया जाता है। अब देखिए निर्वपित ज्वालामुखी क्या होता है? निर्वपित ज्वालामुखी का मतलब होता है कोई भी ज्वालामुखी, चाहे दरारी उद्भेदन हुआ हो, चाहे उसमें आपका मतलब नलिका में ज्वालामुखी फटा हो, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जिस ज्वालामुखी से लगातार लावा बाहर निकलता रहता है, लगातार लावा क्या होता है? बाहर निकलता रहता है, उसी को निरूपित ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार, बिल्कुल ये सिलिका पर डिपेंड करता है। जो सिलिका की मात्रा होती है अगर वो 65% से कम है, ठीक है, अगर वो 65% से कम है तब वहां पर जो ज्वालामुखी फटते हैं तो उससे पठारों का ज्यादातर निर्माण हो जाता है, क्योंकि वो लिक्विड ज्यादा होता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें अभी निकट भविष्य में कोई भी विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन आगे आने वाले टाइम पर उसमें विस्फोट हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे हैं फ्यूजियामा जापान है, फ्यूजियामा जापान में है, जापान। और इसके बाद आप देखेंगे जापान के बाद विसुवियस होता है। विसुवियस आपका कहाँ है? भूमध्य सागर के अंदर है, भूमध्य सागर, या इटली में आप लोग देखते हैं सिसिली द्वीप के पास। अगला तीसरा है, आप देखिएगा जैसे मियान ज्वालामुखी है, मियान फिलीपींस के अंदर है, ये भी क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, मियान हो गया। क्राकाटोवा कहाँ? इंडोनेशिया में पाया जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया में ये पाया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया, बिल्कुल थम्स अप करिए, कमेंट बॉक्स पे थम्स अप करिए और इंफॉर्मेशन को नोट करते चलिएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा मैं ईमानदारी के साथ आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ ईमानदार रहें। चलिए, तो आप इतना तो कम से कम करते रहिए कि लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए और कमेंट्स करते रहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि चीजें आपको बेहतर लग रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोरैन का जमाव होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोरैन का जमाव होता है, तो आप देखिएगा मोरैन का जमाव जो होता है वो किसके द्वारा होता है? नदी द्वारा, महासागर द्वारा, ग्लेशियर द्वारा या पवन के द्वारा। तो जो ये आकृति बनती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? ग्लेशियर के द्वारा बनाई जाती है दोस्तों। किसके द्वारा बनती है? ग्लेशियर के द्वारा बनती है। चलिए देखिएगा इसमें और कौन कौन से बनते हैं। इसमें बनता है ड्रमलिन, ग्लेशियर के द्वारा क्या और बनाया जाता है? ड्रमलिन बनाया जाता है। और क्या बनता है ग्लेशियर के द्वारा? ग्लेशियर के द्वारा जो बनता है, हिमानी के द्वारा जो बनता है
वो यू आकार की घाटी भी बनती है, यू आकार की घाटी भी बनती है। किसके द्वारा? हिमानी के द्वारा बनती है। ठीक है, हिमानी के द्वारा बनती है। और क्या बनता है देखिएगा, और एस्कर बनता है, एस्कर बनता है। एस्कर किसके द्वारा बनता है? हिमानी के द्वारा बनता है। तो ये सब जो आपने देखा, ड्रमलिन, यू आकार, एस्कर, ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ग्लेशियर के द्वारा निर्मित होते हैं। अच्छा चलो, अगर मैं आपसे ये पूछूं नदी द्वारा निर्मित क्या होती हैं, तो आप लोग देखेंगे विसर्प होते हैं, सॉरी विसर्प होते हैं। क्या होते हैं? विसर्प होते हैं। विसर्प किसके द्वारा निर्मित है? नदी द्वारा। गोखुर झील बनती है, गोखुर झील बनती है, झील बनती है, गोखुर झील बन जाती है। डेल्टा का निर्माण होता है। ये सब किसके द्वारा निर्मित होते हैं? नदी के द्वारा निर्मित होते हैं। चलिए, इसके बाद महासागर के द्वारा क्या होता है? जैसे स्टैक होता है, क्या होता है? स्टैक होता है, पुलिन होता है। ठीक है, पुलिन हो गया, स्टैक हो गया, ये सब किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ये सब महासागर के जल के द्वारा निर्मित होते हैं। पवन द्वारा कौन कौन से निर्मित होते हैं देखिएगा। पवन द्वारा काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये। इसमें जैसे यारडंग है, यारडंग, ज्यूगेन, ज्यूगेन हो गया, तो यारडंग हो गया, ज्यूगेन हो गया, और कौन हो गया? बरखान हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कौन हो गया? बरखान हो गया। और क्या बनता है? इंसेलबर्ग बनता है, इंसेलबर्ग बनता है दोस्तों। और क्या इससे बनता है? वात गर्त बनता है, वात गर्त जैसी आकृतियों का निर्माण होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये पवन द्वारा निर्मित है, और ये जो महासागर द्वारा स्टैक है, पुलिन है, ये महासागर द्वारा है। ग्लेशियर के द्वारा ड्रमलिन, यू आकार घाटी, एस्कर बनता है। नदी द्वारा विसर्प, गोकुर झील और डेल्टा बनता है। अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? बिल्कुल, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन आ ही गया। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यू आकार की घाटी अभी अभी मैंने बताया, ये कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। परिपक्व नदी जो होती है, यहाँ पर क्या होता है आप लोगों को पता है? नदी के द्वारा, मैंने कहा, विसर्प बनाया जाता है। नदी के द्वारा गोखुर झील का निर्माण होता है, डेल्टा बनाया जाता है। नदी के द्वारा आई आकार की घाटी बनाई जाती है, आई आकार की घाटी बनाई जाती है, आई आकार की घाटी बनाई जाती है। नदी के द्वारा और क्या बनता है? नदी के द्वारा आई आकार घाटी बनता है, और नदी के द्वारा जो है बड़े बड़े गार्ज बनाए जाते हैं, बड़े बड़े गार्जों का निर्माण होता है, गार्ज का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चूना पत्थर क्षेत्र में क्या होता है? यहाँ पर अंधी घाटियां पाई जाती हैं। कास्ट क्षेत्र होता है, यहाँ पर क्या पाई जाती है? अंधी घाटी, अंधी घाटी पाई जाती है। अंधी घाटी का निर्माण होता है कास्ट क्षेत्र में। कहाँ पर? कास्ट क्षेत्र में, कास्ट क्षेत्र में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जब आ जाए प्रश्न की विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। कौन से? एंडीज दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसके जो औसतन लंबाई है लगभग 7000 किलोमीटर है। लगभग हिमालय है, हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर में विस्तृत है। कितने में? 2500 किलोमीटर में। एक और बात बता दूं, जो दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वत है, तो इसका जो इसकी जो लंबाई है ये उत्तर से दक्षिण की है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में स्थित ये विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अगर बात किया जाए कि पश्चिम से पूर्व की बात किया जाए तो हिमालय हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हिमालय हो जाता है। पश्चिम से पूर्व हिमालय और उत्तर से दक्षिण एंडीज। इस बात को आप लोग गौर करिएगा, ये उत्तर से दक्षिण एंडीज होगा और पूर्व से पश्चिम हिमालय होगा। और देखिएगा, अगर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछे तो भी हिमालय होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होगा? हिमालय होगा। सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, बहुत बढ़िया। देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है। आल्प्स पर्वत की बात करें तो ये यूरोप कॉन्टिनेंटल के अंदर स्थित है। कहां पर? यूरोप कॉन्टिनेंटल में है। कई देशों में इसका विस्तार है और ये भी एक नौवलित पर्वत का ही उदाहरण है।
वलित नववलित पर्वत का उदाहरण है, पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, चलिए रॉकी पर्वत की बात करूं तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 6000 किलोमीटर के आसपास है। कितना है? 6000 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, और ये इंडिया दक्षिण अमेरिका हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, संसार की छत किसे कहते हैं? अरावली को, सतपुड़ा को, म्यांमार को, पामीर को। तो बताइएगा इसको क्या कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं दोस्तों पामीर घाट को कहते हैं। किसको कहते हैं? पामीर को कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर आप लोग देख लीजिए, आप लोग देखिएगा ये इंडिया का क्षेत्र है। अब इंडिया में अगर मैं बात करूं तो ये काराकोरम श्रृंखला है। कौन सी है? काराकोरम श्रेणी है। और इधर से आते हैं कुनलुन थ्यानसान श्रृंखला। ठीक है, इधर से आती है हिंदुकुश श्रृंखला। कौन सी आती है? हिंदुकुश आती है। चलो नामकरण कर देता हूं, ये हिंदुकुश। हिंदुकुश कहाँ से आती है? ये अफगानिस्तान से है। ये कौन से? कुनलुन थ्यानसान है, थ्यानसान है। ये कहाँ से आती है? चाइना से आती है। और ये काराकोरम इंडिया से है, काराकोरम। ठीक है, तो इनकी तीनों की श्रृंखलाएं जब आपस में यहाँ पर आकर के मिलती हैं तो इसी को कहा जाता है पामीर की गांठ। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है पामीर गांठ में कौन कौन शामिल है, तो उसमें हिंदुकुश, काराकोरम और कुनलुन थ्यानसान। ये पामीर गांठ है, पामीर गांठ। क्लियर है? पामीर गांठ है ये। चलिए आगे बात करते हैं, अरावली पर्वत की बात करते हैं। अरावली पर्वत जो होता है प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में इसका हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और ये सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला माना जाता है, सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है, सबसे पुरानी श्रृंखला। इसका जो निर्माण हुआ है लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, 25 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, देखिएगा सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। और जो ये अरावली स्थित है, आप लोग देख लीजिएगा, अरावली यहाँ पर इंडिया में स्थित है, पालनपुर से लेकर दिल्ली तक। कहाँ से? ये अरावली है। आज ये कह सकते हैं अपर्दित पर्वत श्रृंखला है, टूटी फूटी है। अब ये एक श्रृंखलाबद्ध नहीं है, तो ये पालनपुर से लेकर के, पालनपुर गुजरात से लेकर के कहाँ तक है? दिल्ली तक है, दिल्ली तक। ठीक, ये इसका विस्तार है। उसके बाद आ जाती है सतपुड़ा श्रृंखला। सतपुड़ा को आप देखिएगा तो इसका भी विस्तार जो है गुजरात से लेकर के आप देखेंगे छत्तीसगढ़ तक पाया जाता है। कहाँ से? गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ तक पाया जाता है आपका सतपुड़ा श्रृंखला। अब सतपुड़ा श्रृंखला जो है ये भी एक भ्रंशोत पर्वत है। कैसा पर्वत है? भ्रंशोत पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत, जिसको ब्लैक माउंटेन कहते हैं। इसके एक साइड से जो है, एक साइड से यहाँ से नर्मदा नदी जाती है और दूसरे साइड से यहाँ से जाती है ताप्ती नदी। तो ये भ्रंशोत पर्वत का बेहतरीन उदाहरण होता है। कौन? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और म्यांमार यहाँ पर स्थित है, ये म्यांमार का एरिया है, देखिएगा ये म्यांमार है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक लवणता सागर या झील में किस सागर या झील में है? तो हम बात करें कैस्पियन सागर, वान झील, ग्रेट साउथ मृत सागर। तो आप लोग देख लीजिएगा, विश्व की जो सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है वो वान झील है। कौन सी है दोस्तों? वान झील है। वान झील कहाँ पाई जाती है? ये तुर्की में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? तुर्की में। इसका जो साल्टता है 330 ग्राम होता है प्रति 1000 ग्राम में। कितना होता है? 330 ग्राम इसकी साल्टता है। और इसके बाद आप लोग देखेंगे कि 330 ग्राम इसकी है। जॉर्डन का मृत सागर है, जॉर्डन, ये जॉर्डन में है, ये एशिया के अंदर है, जॉर्डन का मृत सागर। और इसकी जो साल्टता है वो 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। किसकी?
मृत सागर की 238 ग्राम है। और ग्रेट साल्ट लेक जो है ये यूएसए में पाई जाती है। कहाँ पर है? यूएसए में स्थित है। और इसकी जो साल्टता होती है 220 ग्राम होती है। कितनी होती है? 220 ग्राम होती है। और देखिएगा दोस्तों, आपको बता दूं, यह विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु है। निम्नतम बिंदु है, मतलब सबसे नीचे स्थित बिंदु है। कौन? जॉर्डन का जो मृत सागर है। ठीक है। और बात बताएं आपको, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर पूछा जाए सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील जो है दोस्तों वो बैकाल झील है। कौन सी है? बैकाल झील है। बैकाल झील कहाँ है? ये रूस के अंदर है। कहाँ पर है? रूस में पाई जाती है। अच्छा, ये खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। अगर पूछ ले प्रश्न में कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील होगी वो सुपीरियर झील होगी दोस्तों। कौन से? सुपीरियर झील होगी। ठीक है, जो कि यूएसए में पाई जाती है। यूएसए में पाई जाती है। ठीक है, ये देखिएगा, है ना। विश्व के सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। या विश्व के सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तब भी कैस्पियन सागर है। लेकिन विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो सुपीरियर झील है। कहाँ? यूएसए में है। सबसे गहरी झील पूछे तो बैकाल झील रूस के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, ये तो प्रत्यक्ष होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ये भी प्रत्यक्ष होता है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तो उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। ये तो किसी वस्तु को धरातल पर खींचता है, तो अपने धरातल के वस्तु को कैसे खींचेगा? जो जल है। तो इसका जो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होता है, अपकेंद्रीय बल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो अपकेंद्रीय बल होता है मतलब जो धरती से बाहर की ओर फोर्स लगता है, उसी की वजह से जो ज्वार होते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रत्यक्ष ज्वार आते हैं दोस्तों। इनके द्वारा क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्वार आते हैं। प्रत्यक्ष ज्वार आते हैं। इसके द्वारा भी क्या आएगा? प्रत्यक्ष ज्वार आएगा। और देखिए, इसकी वजह से क्या होता है? कोई वस्तु आकाश में है या ऊपर जाती है तो धरातल पर आती है, तो धरातल पर जो लौटती है उसका वजह क्या होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा ये। देखिएगा, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो देखिएगा, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पोटेंशियोमीटर, लेक्टोमीटर, 4 महत्वपूर्ण आपके पास ऑप्शंस हैं। तो बताइएगा इसका जवाब जो होगा, इसका जो जवाब होगा वो होगा हाइग्रोमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? हाइग्रोमीटर। अच्छा, तो इसमें से अगर आर्द्रता मापी जाती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर इससे आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो इससे क्या होता है? इससे क्या मापा जाता है? तो इसमें द्रव का घनत्व मापा जाता है। द्रव का घनत्व मापा जाता है। ठीक है, इससे द्रव का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाई वोल्टेज और ज्ञात वोल्टेज के बीच तुलना किया जाता है। हाई वोल्टेज और ज्ञात, जो रियल में आपका चल रहा वोल्टेज है, ज्ञात वोल्टेज के बीच तुलनात्मक अध्ययन होता है। तुलना जो की जाती है, तुलना जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? पोटेंशियोमीटर के द्वारा की जाती है। आप लोग सब लोग जानते हैं लेक्टोमीटर से क्या होता है? इससे दूध की इसमें जो है इससे दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। शुद्धता का मापन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद आपके साथ मिलता हूँ।
फिर मैं आपके साथ एक नई क्वेश्चनों की श्रृंखला में डिस्कशन करूंगा। और दोस्तों याद रखें, जो भी मेरे द्वारा कंटेंट दिया जा रहे हैं उसको आप बिल्कुल सीरियस होकर के नोट डाउन करिएगा, पढ़िएगा, फिर बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। और मैं तो जितना मेहनत करता हूँ, सोचता हूँ, आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप भी मेरे साथ उतना ही मेहनत करें। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जो इलाहाबाद के स्टूडेंट्स हैं जो हमसे ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं, तो प्रीतम नगर में ज्ञान एकेडमी के नाम से जो क्लासें चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं। और इसी के ब्रांच, ज्ञान एकेडमी के ब्रांच एक झलवा में भी ओपन हो चुकी है। तो देखिएगा, जहां पर भी आपको सूटेबल लगे, अगर ऑफलाइन आप क्लास करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और वहां पर क्लास प्रारंभ कर दें। ठीक है दोस्तों, अगर जो इच्छुक हों, किसी के ऊपर मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, दबाव नहीं दे रहा हूं, अगर जो मुझसे पढ़ना चाहते हो, टेट का बैच प्रारंभ हो रहा है, एसआई, यूपीएसआई और एसएससी जीडी के बैच जो है प्रारंभ हो रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बैच प्रारंभ हो रहे हैं। लेखपाल का बैच ऑलरेडी वहां पर चल रहा है। अगर कोई इच्छुक हो तो लेखपाल के लिए भी बहुत जल्दी मतलब नया बैच प्रारंभ किया जाएगा, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, दोनों सेंटर पे आप कहीं पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और किसी भी सेंटर में पढ़िए, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ जो आपको दिया गया क्वेश्चन है, अगर आपको बेहतर लगा हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं आपके साथ नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक आराम से पढ़ते लिखते रहिए, आराम से पढ़ाई लिखाई करिए। तब तक के लिए जय हिंद।